yesterday we have started this chapter India after independence 1947 के बाद मैंने आपको बताया था that some problems faced by constitutional makers, यानी कि जब हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो मेकर्स को कुछ प्रॉब्लम आई बिकॉज इन इंडिया वी हैव बीन फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स लाइक पार्टीशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, रिफ्यूजीज, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सभी फीचर्स डिस्कस नहीं हुए थे। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने उनको हेडिंग्स में बताना होता है, लाइंस में नहीं बताना। तो सबसे पहले नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था, हेडिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में आपने बताना है दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन गेव वोटिंग राइट। वोटिंग राइट सबसे पहले तो 21 था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया 18, यानी कि नाउ इन इंडिया, नाउ बताना है, नाउ इन इंडिया पीपल अबव द एज ऑफ 18 दे आर गिवन राइट टू वोट, ठीक है। कोई भी हो, मैन वुमेन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये हमारी कंट्री का फर्स्ट फीचर है जो हमें पावर देता है, सिटीजन्स को पावर देता है। जिनकी एज 18 से ज्यादा है उनको क्या बोलते हैं, सिटीजन्स, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड में हमारी कंट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बताएंगे कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन सो मेनी आर्टिकल्स आर देयर। कल मैंने आपको बताया था कि जो लोग लॉ पढ़ेंगे, लॉ पढ़ते हैं, उनको ये सारे आर्टिकल्स लर्न करने पड़ते हैं। लॉ यानी कि हमारी कंट्री में आज तक जितने भी लॉ बने हैं उनको वो पढ़ना पड़ता है, तो वो लॉयर बनेंगे जब वो लॉ की नॉलेज होगी, ठीक है। आर्टिकल्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं अलग अलग। शेड्यूल्स का मतलब होता है जैसे डिवीजन की जाती है, क्रिमिनल के लॉ अलग हैं, एग्रीकल्चर से लॉ अलग हैं, इंडस्ट्री के अलग हैं। उसके बाद उसको भी आगे पार्ट्स होते हैं उनके, पार्ट 1, पार्ट 2, फंडामेंटल राइट किसमें है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसमें है। तो ये सारे अपने इसमें बताना है कि हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज इन रिटन फॉर्म, ठीक है। और इसमें हम क्या बताएंगे, थर्ड फीचर क्या बता सकते हो कि हमारी, हाँ जी, लॉ, थर्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल। ऑल आर इक्वल में हमने बताना है ऑल मैन वुमेन, ठीक है, रिच एंड पुअर एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट दे आर गिवन इक्वालिटी। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें सबको क्या बनाते हैं, इक्वल। और नेक्स्ट इज फेडरल फीचर्स। हमारी कंट्री फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री में पावर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंटर एंड स्टेट। बहुत इजी है, बस एक एक लाइन में आप उनको बताओ कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, इन विच पावर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। लाइंस में आपने प्रॉपर्ली लिखना है। इसके अलावा हमारी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम का मतलब है हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 लिस्ट है। 4 लिस्ट कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट, रेजिड्यूरी। इसका मतलब क्या है, लॉ बनाने के लिए, यानी कि हमारी कंट्री में लॉ बनाने के लिए गवर्नमेंट को पावर्स दी गई है। कुछ पावर्स दी गई है यूनियन गवर्नमेंट को, कुछ पावर्स दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। यूनियन गवर्नमेंट किस पे लॉ बनाएगी, वो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो किस पे लिखे गए हैं, यूनियन लिस्ट में। यानी कि यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉ बनाने का जो राइट है वो किसका होगा, सेंटर गवर्नमेंट। 2 सब्जेक्ट कोई या एक सब्जेक्ट याद कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे इंडियन रेलवे होती है, कभी पंजाब रेलवे, मध्य प्रदेश रेलवे नहीं होती, ठीक है। यानी कि हमारी कंट्री में जितना भी रेलवे है ये इंटरनेशनल यानी कि नेशनल लेवल पे इसको जो है वो प्रॉपर गवर्न किया जाता है। तो रेलवे से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, इंडियन आर्मी, हमने हमेशा इंडियन आर्मी सुना, पंजाब आर्मी नहीं सुना ना, सोल्जर्स जो है, यानी कि इनको नेशनल लेवल, इनकी जो सैलरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। जितने भी बैंक्स हैं, बैंकिंग सिस्टम, करेंसी नए नोट प्रिंट करना पंजाब गवर्नमेंट थोड़ी करेगी,
इंडियन गवर्नमेंट करती है ना। तो ऐसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिन सब्जेक्ट्स को यूनियन लिस्ट में रखा गया है, इनके ऊपर लॉ बनाने का राइट किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जब मैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, जो पूरी कंट्री को गवर्न करते हैं। देन आ जाओ स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर लॉ बनाने का राइट सिर्फ किसके पास होता है? किसके पास है? स्टेट। लाइक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पंजाब का हो सकता है, पंजाब के अंदर जितने भी फॉरेस्ट हैं उनसे लॉ बनाने का जो राइट है वो किसका हो सकता है? स्टेट गवर्नमेंट का। कुछ सब्जेक्ट्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कंकरेंट। अच्छा, इसमें पुलिस भी आ सकता है, पंजाब पुलिस सुना है ना? तो पंजाब पुलिस है, इसका मतलब क्या है? ये स्टेट, यानी कि पर्टिकुलर स्टेट ही पंजाब पुलिस के लिए लॉ बना सकती है। उसके बाद आ जाओ कंकरेंट। कंकरेंट में बोथ बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। इसका बेस्ट एग्जांपल याद करो, एजुकेशन। एजुकेशन देखो, पंजाब बोर्ड भी होता है और सीबीएसई भी होता है। इसका मतलब स्कूल दो तरह के होते हैं, सीबीएसई स्कूल्स। सीबीएसई स्कूल्स के लिए जो पॉलिसीज बनती है वो ऑल इंडिया लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। जो पंजाब बोर्ड के स्कूल्स हैं उनके लिए कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनके ऊपर लॉ बनाने का जो राइट है वो दोनों को दिया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब होता है बोथ लेवल। बोथ लेवल मतलब सेंट्रल लेवल भी और स्टेट लेवल भी। आगे आ जाओ रेजिड्यूरी। रेजिड्यूरी का मतलब जो बची कुची पावर्स। बची कुची मतलब हम इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स बाद में जिनकी इंपॉर्टेंस फील हुई, जैसे आजकल सोशल मीडिया, साइबर लॉज। सोशल मीडिया ये तो अब बना है, पहले नहीं था। साइबर क्राइम, साइबर लॉज, ऐसे सारे सब्जेक्ट किसमें रखे गए हैं? रेजिड्यूरी। इनके ऊपर लॉ बनाने का राइट किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब याद रखो, अगर हमारी कंट्री में सेंटर और स्टेट कंकरेंट की बात करें तो सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, सपोज स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ऐसा होना चाहिए, तो दोनों में से पावरफुल कौन है? सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होगी तो मेन ओपिनियन किसकी चलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये है हमारी कंट्री का लिस्ट सिस्टम। इसका मतलब है नो डाउट हमारी कंट्री में स्टेट को भी कुछ पावर्स दी गई हैं, बट सेंटर इज मोर सुप्रीम एंड पावरफुल देन स्टेट। अब हम कहेंगे ना कि प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल और सीएम इज मोर पावरफुल, प्राइम मिनिस्टर, है ना? ठीक है, तो ये है लिस्ट सिस्टम, ये हमारी कंट्री का लिस्ट सिस्टम है, फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अलावा और क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर्स। नेक्स्ट पॉइंट, number of points are there, number of features are there. If the question is of 5, then you can write any 5 and according to that you can explain. Separation of powers, किनके बीच में पावर्स की सेपरेशन जो है वो की गई है? हाँ, वो तो हो गया, फेडरल फॉर्म बता दिया। अब मैंने बताना है हमारी कंट्री में, अब अगर एक लाइन ड्रॉ करो, इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, इसको याद करने के लिए LEJ। L फॉर लेजिस्लेचर, E फॉर एग्जीक्यूटिव, J फॉर जुडिशरी। इसका मतलब है इन आवर कंट्री पावर्स हैव बीन सेपरेटेड in legislature, executive and judiciary. legislature का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग, जो लॉ को बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो इम्प्लीमेंट करते हैं। और जुडिशरी का मतलब क्या? जो क्या करते हैं? पनिशमेंट देते हैं, जो लॉज को ब्रेक करते हैं, वायलेट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है? लेजिस्लेचर में आता है पार्लियामेंट। इसमें क्या आता है? प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स। इसमें क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट एंड
सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये शो करता है कि हमारी कंट्री का कोई एक लीडर या एक रूलर नहीं। पावर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्गन्स। 3 ऑर्गन्स हैं ये। कौन से ऑर्गन्स? जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ना, हर ऑर्गन अपना काम करता है। अगर एक भी ऑर्गन रुक जाएगा तो क्या होगा? बॉडी विल नॉट प्रॉपरली वर्क। ठीक है, ऐसे ही गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या हैं? 3 ऑर्गन्स हैं। पावर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ लोग लॉ बनाते हैं, पार्लियामेंट, एमपीज। ठीक है, कुछ लोग उसको क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी होती, तो आपको कौन बताते हैं? प्राइम मिनिस्टर बताते हैं। इट मींस वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इट मींस वो आपको बता रहे हैं कि हमने क्या डिसीजन लिया है, उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद लॉ बन गया, आपको बता दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। फॉलो किसने करना है? आपने। अब अगर आप लॉ फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? हु विल गिव पनिशमेंट? जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये हमारी कंट्री का सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन में। इतना सिंपल याद रखो। सेपरेशन ऑफ पावर्स में हमने क्या बताना है? इन आवर कंट्री पावर्स हैव बीन सेपरेटेड इनटू 3 पार्ट्स, legislature, executive and judiciary. Main function of legislature is to make laws for the country. Main function of executive is to implement the laws, and main function of the judiciary is to punish those who violate laws, who punish those who break the rules and regulations. Clear? मैम ये पीएम की मर्जी होती है कि उसकी वजह से अपने कौन से लॉ इंप्लीमेंट करें? नहीं, जो बनेगा लेजिस्लेचर, जो बनाएगी, लोकसभा राज्यसभा जो बनाएंगे, एमपीज, ये एमपीज है ना, एमपीज लॉ बनाएंगे, ये उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये उनको पनिश करेंगे। एग्जीक्यूटिव मींस इम्प्लीमेंट करना, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर ये इसमें आ जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर इसमें आएगा, एजुकेशन मिनिस्टर इसमें आएगा। इट मींस ये क्या करेंगे, फिर आपको बताएंगे। जैसे आप कई बार टेलीविजन में ऐड देखते हो, श्रम मंत्रालय, मंत्रालय मींस मिनिस्ट्री, यानी कि वो आपको बताते हैं। एमपीज नहीं बताएंगे आपको, आपको कौन बताएंगे? मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर आपको स्पीच देते हैं कि आज रात 12 बजे के बाद 500 के नोट बंद हो जा रहे हैं, तो इट मींस वो डिसीजन किसने लिया है? डिसीजन किसने लिया है? लेजिस्लेचर ने। उसको इम्प्लीमेंट मतलब आपको कौन बता रहे हैं? ठीक है, 15 अगस्त रेड फोर्ट को जो स्पीच होती है प्राइम मिनिस्टर की, इट मींस वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो उन्होंने डिसाइड किया, उनकी गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्लियर? ये होता है एग्जीक्यूशन का मतलब होता है the decisions taken by legislature, these are announced by the prime minister and council of ministers. इसको क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्लियर है? ठीक है, एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर है कि हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक पावरफुल पर्सन नहीं है। सपोज अगर ये कोई भी ना होता, एक ही पर्सन होता, तो क्या होता? वही लॉ बनाता, वही उसको इम्प्लीमेंट करता, जैसे पुराने टाइम में किंग्स करते थे, वो मोनार्की सिस्टम होता था। लेकिन ऐसा नहीं है हमारी कंट्री में। कोई भी पर्सन, उसके पास, उसको 100% हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स नहीं दी। क्लियर है? लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी कल मैंने डिस्कस की थी। हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद लैंग्वेज की प्रॉब्लम आई। सदर्न इंडिया पीपल, दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू हिंदी एज देयर लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, सो दैट्स व्हाई ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया। और हमारी कंट्री में लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की है 21+1, 22 टोटल लैंग्वेजेस आर देयर। वन इज हिंदी, हिंदी को ऑफिशियल रख दिया, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। एंड इंग्लिश, इंग्लिश को क्यों रखा गया? टू कनेक्ट डिफरेंट स्टेट्स। इंग्लिश को इसलिए रखा गया टू कनेक्ट डिफरेंट स्टेट्स, एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ कम्युनिकेट करने में। ठीक है, एक स्टेट के लोग दूसरी स्टेट की लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, देन हाउ दे विल कम्युनिकेट? थ्रू इंग्लिश, और हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं, टू कनेक्ट डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मैंने कल ही आपको बताया था कि कल को अगर आप कोई भी सेंट्रल लेवल की जॉब करते हो, रेलवे सिस्टम, रेलवे आपने एग्जाम देना है, आईएएस के लिए जाते हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए जाते हो, इंडियन पुलिस सर्विस के लिए जाते हो, तो उसमें क्या होता है? आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा। लैंग्वेज के पेपर के लिए इंग्लिश कंपलसरी होगी, इंग्लिश विल बी कंपलसरी, एंड यू कैन ऑप्ट एनी लैंग्वेजेस इन द लिस्ट ऑफ दीज 22. You can opt Hindi as well as you can opt other 21 रीजनल लैंग्वेजेस। ऐसा इसलिए ताकि लैंग्वेज के रिलेटेड कोई भी बच्चा सफर
ना करे, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये है लैंग्वेज पॉलिसी, ये भी हमारी कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फीचर है। देन इसके अलावा अगर इनमें से अगर आपको कोई नहीं याद रहता तो आप ये भी लिख सकते हो, reservation and independent judiciary, independent judiciary। इसका क्या मतलब होता है? रिजर्वेशन का मतलब some seats have been reserved for SC and ST and OBC। क्योंकि हमारी कंट्री में सदियों से क्या सिस्टम फॉलो किया गया? कास्ट सिस्टम, जिसमें बहुत से लोगों को क्या माना गया? अनटचेबल्स। आज अगर उनको उनकी फैमिलीज को प्रॉब्लम ना आए तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट जॉब्स या फिर पार्लियामेंट में some seats have been reserved for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes so that these people can come forward। ये इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो और ये भी आगे हैं। और क्या बता सकते हो आप? इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन जजेस आर फ्री। हमारी कंट्री में जजेस जो हैं दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन, यानी कि जब भी जजेस के पास कोई भी केस आता है दे विल नॉट टेक परमिशन फ्रॉम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, दे आर फ्री टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। ये हमारी कंट्री की जुडिशरी को क्या बनाता है? फेयर का मतलब क्या है कि जजेस जो हैं दे विल नॉट बी प्रेशराइज्ड, उनको किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। दे आर फ्री, दे आर इंडिपेंडेंट टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग एनी मिनिस्टर आल्सो। अगर किसी मिनिस्टर ने भी गलती की है तो उसके साथ भी उसको सेम जस्टिस मिलेगा जो एक कॉमन पीपल को मिलेगा। यानी कि अगर किसी ने मर्डर किया है, चाहे वो वीआईपी है चाहे कॉमन पीपल है, पनिशमेंट विल बी द सेम, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री की फेयर जुडिशरी हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को और ज्यादा क्या बनाती है? पावरफुल। तो दीज वर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई हैव डिस्कस विद यू। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं इस चैप्टर में से। नंबर 1 हमने किया प्रॉब्लम्स व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी। सेकंड मैंने डिस्कस किया आपके साथ विच आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? अब हम इसके बाद बताएंगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई? आपको पता है कि हमारी कंट्री में पहले प्रिंसली स्टेट्स थी और एरियाज आज की तरह नहीं थे। जैसे आज स्टेट्स हैं, पहले ऐसी स्टेट्स नहीं थी। These were very big. For example, बंगाल, बिहार, ओडिशा, ये पूरा एक एरिया था। और सेकंड थिंग लाइक पंजाब एंड हरियाणा, ये भी कंबाइन एरिया था, है ना। और कुछ ऐसे एरियाज लाइक तेलंगाना नहीं था, झारखंड नहीं था, ठीक है, या फिर उत्तराखंड नहीं था। अर्लियर यूपी जो है वो पूरा यूपी था, उत्तराखंड नहीं था, ठीक है। तो बहुत सी स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद बनी है। तो स्टेट्स बनती कैसे हैं, इसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म और फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। और हमारी कंट्री में पहले प्रिंसली स्टेट्स भी थी। प्रिंसली स्टेट्स क्या होती हैं? यानी कि ऐसी किंगडम्स जो पहले फ्री थी, जिनको ब्रिटिशर्स ने पावर दी थी कि वो फ्री रह सकती हैं, लेकिन बाद में वो इंडिया का पार्ट बनी। तो अगर आप 1947 का इंडिया का मैप देखो और आज का मैप देखो तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो फॉर्मेशन कैसे हुई और किस तरह से हमारी कंट्री में जो स्टेट्स बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्राई किया है कि हर कंट्री यानी कि हर स्टेट के लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए हमारी कंट्री में जो स्टेट्स हैं वो किसके बेसिस के ऊपर बनाई गई है? नंबर 1 क्या क्राइटेरिया चूज किया गया? लैंग्वेज। इसलिए हमारी कंट्री में जो स्टेट्स बनी है वो किस बेस के ऊपर बनी है? लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट क्राइटेरिया, यानी कि हमारी कंट्री में स्टेट्स को बनाने का मेन मोटिव क्या था कि लोगों को प्रॉब्लम ना आए लैंग्वेज के रिलेटेड, इसलिए हमारी कंट्री में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई गई। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। We will start from the year 1920. 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी कंट्री की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है, शुरू में तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी
तो स्टेट्स को किस बेसिस के ऊपर बनाया जाएगा? लैंग्वेज बेसिस के ऊपर बनाया जाएगा, लैंग्वेज बेसिस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद लोगों ने मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आई, क्विट इंडिया मूवमेंट आई, फिर हमें इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बारी आई तो उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट कौन सी पार्टी की बनी? कौन सी पार्टी की बनी? आईएनसी। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस पार्टी से बिलोंग करते थे? आईएनसी से। वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो अब उन्होंने अपने प्रॉमिस को क्या करना चाहिए था? पूरा। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने ये कहा, अच्छा प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और एक उस टाइम पीरियड में एक और पोस्ट होती थी डेप्यूटी पीएम। डेप्यूटी मतलब उनसे एक पोस्ट कम, वाइस जैसे होता है ना। डेप्यूटी पीएम कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, मिस्टर पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कांग्रेस पार्टी एंड वल्लभ भाई पटेल बोथ वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। दोनों ही लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने के अगेंस्ट थे। इवन महात्मा गांधी वाज आल्सो अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना था कि अगर लोग अपनी अपनी लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर स्टेट्स बनाएंगे तो वो कभी भी नेशनल लेवल के बारे में नहीं सोचेंगे, वो वही गलती करेंगे जो 1857 के रिवोल्ट में उन्होंने की थी। ऑल द पीपल दे वर कंसर्न्ड एंड कनेक्टेड टू देयर पर्टिकुलर टेरिटरीज। जैसे अगर झांसी की रानी है तो वो कह रही थी कि मैं अपनी झांसी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने भारत को नहीं दूंगी, उन्होंने क्या कहा? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मतलब मैं ये नहीं कह रही नेगेटिव, मे बी दैट इज पॉजिटिव, बट शी वाज कनेक्टेड एंड कंसर्न्ड टू देयर ओन मदरलैंड। उनके लिए सिर्फ झांसी ही उनकी मदरलैंड। ऐसे ही इन्होंने ये सोचा कि अगर हमने स्टेट्स वाइज सभी एरियाज को डिवाइड कर दिया तो लोग अपनी अपनी स्टेट से ही रिलेटेड कंसर्न रहेंगे, उनके मन में पूरी कंट्री, पूरा नेशन, पूरी कंट्री के लिए जो पैट्रियोटिज्म है वो कभी नहीं आ पाएगा। और इसीलिए उस टाइम पीरियड में कांग्रेस पार्टी ने स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर डिवाइड करने से क्या कर दिया? मना कर दिया, अपोज कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या आई? लैंग्वेज। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया ने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की, और साउथ इंडिया में बहुत सी ऐसी स्टेट्स थी जो अपनी अपनी लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर स्टेट्स को अलग करना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पीरियड में एरियाज कंबाइंड। कीप क्वाइट एंड से प्रॉपर्ली, डोंट डिस्टर्ब। ठीक है, लाइक मद्रास, कन्नड़ा। जो कन्नड़ा लैंग्वेज के लोग थे वो चाहते थे कि हमारा एरिया अलग से होना चाहिए, सेपरेट एरिया होना चाहिए। मलयालम, केरला, मलयालम जो थे स्पीकिंग पीपल, दे वांटेड देयर एरिया शुड बी सेपरेट। देन मराठी, मराठी स्पीकिंग पीपल, they wanted their area should be separate. Wait for 1 minute. Yes, हाँ जी। तो different states and different linguistic groups, they wanted that their state should be different, यानी कि उनकी अपनी अपनी states होनी चाहिए। इनमें से सबसे ज्यादा जो डिमांड थी वो किस स्टेट की थी? आंध्र प्रदेश। दे वांटेड आंध्रा। आंध्रा का मतलब है कि वो अपना आंध्रा एक अपनी स्टेट अलग से चाहते थे। एंड तमिल स्पीकिंग पीपल, तमिल स्पीकिंग पीपल का मतलब क्या होता है कि उनका ये मानना था कि उनके एरिया में सारे जो लोग हैं वो सिर्फ उनकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? तमिल। ठीक है, ऐसे में एक पर्सन थे, उनका नाम था श्री रामालू। उन्होंने हंगर स्ट्राइक की और इस हंगर स्ट्राइक के कारण उनकी डेथ हो गई। ही डाइड ऑन